हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वीज़ एंड इसके करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मार्च मंथ की है। तो चलिए आज हम लोग इकॉनमी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये फोर्थ पार्ट हो गई ना, तो काफ़ी ज़्यादा खींच गई। ठीक है, तो अब ज़्यादा खींचेंगे नहीं। तो यहाँ पे हो गई इकॉनमिक मैन्युफैक्चरिंग तक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। 4 टॉपिक बची हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है। और इसमें आपको बेसिक चीज़ें समझनी है जो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए एज़ यूजुअल मैं एक ही बात कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो जो भी लेसन चाहिए। सारे डिफरेंट लेसन्स आप लोग की जो यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सब कुछ तो नहीं कहूँगी, मोस्ट ऑफ द जो आपकी मटेरियल्स है वो आपको अवेलेबल मिलेगी। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेसन्स देख सकते हो। चलिए, जो लास्ट लेसन में कुछ क्वेश्चन पूछी थी उसके आंसर बता देती हूँ। और आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में है, जो कि इकोनॉमिक से रिलेटेड है, क्योंकि ये सारे में ना ऐसा कुछ खास मुझे लगा नहीं कि मैं क्या ही पूछूं। तो इससे बेटर है कि हम लोग प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको पैटर्न भी समझ में आए और मे भी कुछ कंसेप्ट को आपको समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट बार टाइम में मैं पूछी थी, क्योंकि बेसल 3 अकॉर्ड हम लोग पढ़े थे, तो वही पूछ रही थी मैं कि बेसल 3 अकॉर्ड है क्या। उससे रिलेटेड 2015 में क्वेश्चंस आई हुई थी, तो इसके बारे में आपको बतानी है बेसल 3 अकॉर्ड है क्या। सब सिंपली आप ये समझने का, अगर आपको ये भी हल्का सा पता होता ना कि बेसल 3 जो है किस फील्ड से रिलेटेड है, अगर फील्ड भी आपको याद आता तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेते, कोई आपको बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती। अगर ये ध्यान रहता आपको कि ये बैंकिंग सेक्टर से है, अब ये क्या है, क्यों है, कैसा है, नहीं है, कुछ भी आप लोगों को नहीं पता, बस इतना हल्का सा पता होता है कि बैंकिंग सेक्टर से, तो आप लोग ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए कैसे। फर्स्ट में पूछा गया है कि नेशनल स्ट्रैटेजी को डेवलप करना है कि हम लोग अपने यहाँ के बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, उसको कंजर्व कर सके और उसका सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो बिल्कुल नहीं। सेकंड है यहाँ पे कि हम लोग बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव कर सके, बैंकिंग सेक्टर की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव कर सके, जिससे कि हमारे फिनेंशियल और जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है उसको डील कर सके, और जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव कर सके। क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है तो ये करेक्ट हो सकती है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लीजिए कि क्या और भी रिलेटेड है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग बात की जा रही है कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को कम करनी है, तो बिल्कुल कट कीजिए। फिर है कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है वो भी डेवलप कंट्री तो पुअर कंट्री, ये इसको भी आप लोग कट कीजिए। तो सिंपली आपको ये भी पता होता ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग निकाल लेते, रादर देन कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए, ये सारी चीज़ें नहीं पता होता तो फिर भी है कि नहीं, कितना सिंपल सा है। अब यहाँ पे बेसल 3 अकॉर्ड की बात करूँ तो बेसल एक सिटी है जो कि स्विट्जरलैंड में है, और ये एक सेट ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स है जो कि बेसल कमेटी के द्वारा, और ये किसमें, तो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, इनके द्वारा बेसल 3 अकॉर्ड बनाया गया है। तो बेसल अकॉर्ड है क्या, बेसिकली ये रूल्स और रेगुलेशंस है जिसके ऊपर बैंक जो है काम करती है। बेसल 1 थी, बेसल 2 थी, अब कहा जा रहा है कि बेसल 3 अकॉर्ड को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए। तो पहले से इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे इंडिया में कहा जा रहा है, लेकिन आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इसका एम बस यही है कि बैंकिंग में क्या होता है ना, कि बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, क्योंकि आज भी देख रहे हो आप लोग के एनपीए की इशूज़ जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की इशू बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है, ये बैंक के लिए तो रिस्की है ना। तो इसलिए यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे आपका जो है इस तरीके का अकॉर्ड लाया गया था। तो ये तो हो गई कंप्लीट। अब आज हम लोग देखते हैं कि दो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, 2013 की और 2014 की, ये प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर इंटरेस्ट रेट घटती है, इंटरेस्ट रेट अगर ये इकॉनमी में घटती है तो इससे क्या होगा। क्या हमारी जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है इकॉनमी में वो घट जाएगी, या फिर टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट की बढ़ जाएगी, या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हमारी इकॉनमी में है वो बढ़ जाएगी, या फिर टोटल सेविंग बढ़ जाएगी। तो क्या होगा ये आपको बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करती है, वो भी किस मैटर में, ये बतानी है। फर्स्ट है कि लिक्विडिटी ऑफ एसेट, सेकंड है ब्रांच एक्सपेंशन यानी कि ब्रांच जो बढ़ाए जाते हैं बैंकों की, थर्ड है मर्जर ऑफ बैंक, फोर्थ है वाइंडिंग अप ऑफ बैंक। तो ये किस किस सेक्टर्स में और किस किस जगह पे कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करती है, ये आपको बतानी है। ऑप्शन आ 1 एंड 4, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन की कमेंट बॉक्स में आंसर बतानी है। तो मैं नेक्स्ट लेसन में इसके आंसर ज़रूर बताऊंगी। चलिए अब हम लोग आर्टिकल पे वापस चलते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 7 के साथ, और यहाँ पे है टैक्सिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उसके ऊपर अब टैक्सिंग के बारे में बात की जा रही है। तो देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों थी। गवर्नमेंट यहाँ पे अब एक्सपेंड कर रही है, यानी कि और ज़्यादा बढ़ा रही है, एक्सपेंड कर रही है। जो इक्वलाइजेशन लिवाई है ना, यानी कि एक इक्वलाइजेशन टैक्स है, उसको लगाया जाएगा, वो भी किसमें, तो सारे ओवरसीज़ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में जो कि इंडिया से ओरिजिनेट हो रही है। और इसको ये जो काम किया जाएगा ये हमारे फाइनेंस बिल 2020 को अमेंड करके किया जाएगा। इट मीन्स कि अब क्या है कि ई कॉमर्स कंपनी आप लोग देखते हो, ओवरसीज़ ई कॉमर्स कंपनी बहुत सारी है, जैसे कि अली एक्सप्रेस .com है, साथ ही आपकी यहाँ पे
अमेज़ॉन वगैरह हो गई, और शॉप क्लूज़ हो गई, या फिर आप लोग एक क्लब फैक्ट्री है, उस तरीके का जो ऐप है, ये आप लोग देख सकते हो कि ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी ट्रांजैक्शन अगर इंडिया से होती है, यानी कि इंडिया से अगर ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है, इंडिया से होती है, तो उसमें अब यहाँ पे एक टैक्स लगाया जाएगा जिसको कि इक्वलाइजेशन टैक्स कह रहे हैं, इक्वलाइजेशन लिवाई कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मोर ऑन न्यूज़ क्या है ये तो अब ये देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है अब यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवाई करेगी, वो भी 2% का। कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा हमारे कंट्री से अगर बेचा जा रहा है तो उनके ऊपर 2% यहाँ पे आपका लिवाई लगाया जाएगा। लिवाई कहने का मतलब है एक टैक्स ही, जो टैक्स लगाती है, जैसे सरकार लगाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, जब भी टैक्स लगाती है तो उसको हम लोग लिवाई कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे लगाया जाएगा। इससे क्या होगा ना, उस कंपनी को इम्पैक्ट होगा जिनका कि कोई इंडिया में बेस ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में रह के वो सामान को बेच रही है। अब यहाँ पे समझिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनी भी है, जैसे कि एक जगह आपकी ई कॉमर्स हो गई, अली एक्सप्रेस हो गई, साथ ही आपकी जो है शॉप कुछ है ना, क्लब फैक्ट्री, ये सारी जो है, और भी बहुत सारी है जो कि बहुत बड़ी आपकी ऐप है, बहुत बड़ी मार्केट आपकी उसकी चल रही ई कॉमर्स है। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो कि हमारे इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं और लोगों को ठग के वो प्रॉफिट ले रहे हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसी कंपनी है जो कि नकली प्रोडक्ट दे रही है। आप अगर कोई ऑयल, शैम्पू किसी भी ब्रांड की मंगवा रहे हो तो उसकी हूबहू आपकी नकली प्रोडक्ट भी आती है, वो सेम नकली प्रोडक्ट भी बेचा जाता है। तो इस तरीके की कंपनी बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती है, जो प्रॉफिट लेती है। तो इनका तो कोई एक्चुअल में बेस नहीं होता है, इनका बेस क्या, इनका मकसद क्या होता है कि लोगों को ठगना। हमारे इंडियंस को ठगा जा रहा है, किसी भी तरीके से ठगा जा रहा है, लेकिन उनका ठगने का एकमात्र मूल होता है, ठीक है। तो उन कंपनी का जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो बस यहाँ पे कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आया है, ठग के वो चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे कंपनी का हमारे इंडिया में अब सफाया करना है। बस एक बेसिक जो कंपनीज़ है वो बस एग्जिस्ट करे, जिससे कि हमारा एक ट्रस्ट भी बने रहे ई कॉमर्स पे। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, ये आप बोल सकते हो। अब इक्वलाइजेशन टैक्स के बारे में कुछ बेसिक समझ लेते हैं। ये हमारे डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। टैक्स दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट टैक्स होती है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होती है। डायरेक्ट टैक्स वो होती है जब हम लोग जो है, जैसे इसमें इनकम टैक्स आती है। इनकम टैक्स क्या है कि लोग यहाँ पे गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हैं, कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं है। उसी तरीके से ये डायरेक्ट टैक्स आई कि ये जो आपका इक्वलाइजेशन लिवाई लगाया जा रहा है, ये कंपनी के ऊपर लगाई जा रही है। तो कंपनी जिसके ऊपर भी ये आपका सामान बेच रही है, वो क्या करेगी कि कंपनी जो है डायरेक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट को पे करेगी। तो ये आपका इसलिए डायरेक्ट टैक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इससे ना उस कंपनी में इम्पैक्ट होगा, और उस कंपनी में ये ज़्यादा इम्पोज होगा जिसकी टर्नओवर और सेल जो है 2 करोड़ से ऊपर हो गया प्रीवियस ईयर में। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही है। तो ये इस तरीके की कंपनी के ऊपर इस तरीके का टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही कंप्लायंस ऑफ जो लिवाई है वो भी यहाँ पे शिफ्ट किया गया था नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर में, यानी कि जो हमारे कंट्री में और नॉन रेसिडेंट सर्विस भी है, हमारे कंट्री के नहीं भी है, फिर भी वो यहाँ पे रहकर सर्विस प्रोवाइड कर रहे, तो ये पहले ऑलरेडी इसको शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब क्या है, अब इसकी स्कोप को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, और इसमें वो सारी चीज़ भी इंक्लूड की जाएगी गुड्स और सर्विसेज के अलावा भी। अगर हमारे इंडियन सिटीजन्स को किसी भी तरीके का यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, कोई भी चीज़ सप्लाई हो रही है, तो उसको भी यहाँ पे टैकल किया जाएगा। और ये कैसे होगा, तो आईपी एड्रेस को यूज़ करके होगा। आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, यानी कि इंटरनेट का भी एड्रेस होती है। जैसे आपके घर का एड्रेस है ना, कहीं भी रह रहे हो तो आपका एड्रेस तो है ना, पता तो है ना कि कहाँ रह रहे हो। उसी तरीके से हर एक इंटरनेट का जो है ना एड्रेस होता है। अब ये आईपी एड्रेस होती है। जैसे कि आप लोग कोई भी वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो, राउटर से वाईफाई ले रहे हो, या फिर हॉटस्पॉट इस्तेमाल करो, या फिर आप लोग अपने फ़ोन पे भी कोई भी इंटरनेट इस्तेमाल करो, उसका एक आईपी एड्रेस होता है। आप लोग अगर जो है अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, या फिर आपके टैब में, मोबाइल में, कहीं पे भी आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हो ना, या फिर टीवी में, तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई फॉरेन सिटीजन्स हैं, हमारे कंट्री में आए और कुछ सर्विस यहाँ पे अवेल कर रहे हैं, और वो जब इंडिया विजिट किए तो वो यहाँ पे कुछ सर्विस ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि इंडियन आईपी एड्रेस से उनको भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। इंडियन आईपी एड्रेस जो है ना एक यूनिक होता है, हर एक वाईफाई का अपना यूनिक होता है, और वो जिस भी डिवाइस में चलता है वो भी थोड़ा यूनिक होता है। तो इसको पकड़ने में आसान होता है कि किस आईपी एड्रेस से, जैसे देखते हो ना क्रिमिनल वगैरह को पकड़ा जाता है, या फिर कोई जो गलत काम करते हैं, जो चोर वगैरह होते हैं, जो चीज़ों को चोरी नहीं करते, जो एबडक्ट करते हैं, मान लीजिए किडनैप किए किसी को भी, तो उसके आईपी एड्रेस, फ़ोन के लोकेशन से, इंटरनेट जब वो इस्तेमाल करते हैं तो किस आईपी एड्रेस से इस्तेमाल कर रहे हैं उसके थ्रू भी पकड़ा जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका दूसरा टर्म हो गया, फिर मैं आ जाऊँगी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ाने, तो वो छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि इनिशिएटिव तो बहुत बढ़िया है, समझ रहे हैं आप लोग भी इसको। अब यहाँ पे समझते हैं कि इस तरीके के रूल्स की ज़रूरत क्या है। सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ जो है ई कॉमर्स मॉडल, जो डिजिटल ई कॉमर्स मॉडल है, इसकी यूनिकनेस का यहाँ पे पता चलेगा। इस तरीके की ट्रेडिशनल जो मॉडल है, एक एमएनसी है जो कि यहाँ पे पे करती है, टैक्स लिएबल है। एमएनसी बड़ी कंपनी होती है, मल्टीपल आपकी
नेशनल कंपनीज़ होती है, तो वो जो है यहाँ पे हक से पे करती है टैक्स, और ये परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी आती है, और जुरिसडिक्शन जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम भी एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ जो डिजिटल सर्विस सेक्टर्स हैं वो यहाँ पे इनकम से डिराइव होती है, यानी कि हम जैसे यूज़र्स जो उनको इनकम देते हैं उससे वो इस तरीके की जो आपकी डिजिटल सर्विस सेक्टर है वो डिराइव होती है, और वो लोकेटेड है डिफरेंट जुरिसडिक्शन में। और इन मोस्ट केसेस आप देखोगे तो इनके पास कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है कंट्री में, यानी कि ये ऑनलाइन भी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि ऑपरेट करती है, उनका कोई एक कहते हैं ना कि ऑफिस नहीं होता है, वर्चुअल ऑफिस के थ्रू वो चलते हैं, जिसमें कि कोई भी तरीके का ऑफिस नहीं कहते, लेकिन हाँ एक आपका सर्टेन कहा जाता है कि आप अपने घर में काम कीजिए, मैं अपने घर में काम करती हूँ, लेकिन हाँ हम लोग एक ही बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का भी होता है जहाँ पे कस्टमर को लोकेट किया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग हटाना चाह रहे हैं। एक जो एग्जिस्ट कर रही है ना सिंपल सा लैंग्वेज में आप ये समझिए, जो सही कंपनी है हम लोग उसी को अपने कंट्री में एग्जिस्ट करने के लिए देंगे, और हमारे कस्टमर्स को, हमारे सिटीजन्स को सिर्फ सही चीज़ें यहाँ पे मिलनी चाहिए, उसके लिए इस तरीके का कानून ला रहे हैं। लार्ज यूज़र बेस है, फॉरेन टेक कंपनीज आप देखोगे तो उसके लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स हैं, तो एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में भी है। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है डेटा के थ्रू। आज की डेट में डेटा इज़ अ बिग ऑयल, और डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारी ऐप तो ऐसी है ना जो कि डेटा चोरी करती है। ये टिकटॉक क्या है, टिकटॉक आपके डेटा को चोरी कर रहे हैं, चाइना वाले आपके डेटा को ले रहे हैं, और वो उसको एनालाइज करते हैं कि इंडिया के लोगों को क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वो बेवकूफ़ बनाते हैं हम लोग को, और हमारे इंडियंस कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनते हैं। तो ये क्या है कि ये डाटा को चोरी करती है, डेटा को चोरी करती है, और ये सारी कंपनी ना एक अप्रोप्रिएट टैक्स भी पे नहीं करती है, हमारे कंट्री में रह के हमारे लोगों को लूट रही है और खूब पैसा कमा रही है, लेकिन सरकार को दे नहीं रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं घाटा ही हो रहा है हमारा। रेवेन्यू जनरेशन भी इनका बहुत ज़्यादा होता है। इक्वलाइजेशन लेवाई से क्या होगा ना कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 मिलियन जो डॉलर है ना वो वॉर्थ होगा ग्लोबल टैक्सेस का, यानी कि आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे सरकार को टैक्स मिल सकता है। तो जो जेन्युइन कंपनीज होगी वो तो इस तरीके का टैक्स पे कर देती है, लेकिन जो जेन्युइन कंपनी नहीं होगी वो अब यहाँ पे इस तरीके का टैक्स पे नहीं कर पाएगी, तो वो तो रफू चक्कर होगी, हमारे कंट्री से निकल ही जाएगी, क्योंकि भाई टैक्स देना है और टैक्स वो देना नहीं चाहती, वो तो टैक्स एविडेंस के चक्कर में रहती है, ठीक है। तो ये समझिएगा, ये सारा कारण है। चैलेंजेस क्या है इंप्लीमेंट करने में? सबसे पहली बात है नेक्सस, यानी कि प्रेवलेंस है नेक्सस का ग्लोबल टेक जाइंट में और लोअर टैक्स जुरिसडिक्शन में। यानी कि ग्लोबल टेक जाइंट की अगर बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी भरी परी कंपनी है, यानी कि आप लोग भी आज के डेट में आप ऐप देखते हो, शॉपिंग ऐप आप देखो, चाहे वो ड्रेसेस की हो, चाहे वो घर के होम अप्लाइंसेज हो, या फिर आपकी जो है एसेसरीज़ की हो, तो भरे पड़े हैं, ठीक है, भरे पड़े एन नंबर ऑफ आपकी यहाँ पे जो है ना ग्लोबल टेक जाइंट्स हैं। और साथ ही अगर टैक्स जुरिसडिक्शन देखें तो वो बहुत कम है, बहुत कम ऐसी कंपनीज है जो कि टैक्स पे करती है। हमारी टेलीकॉम कंपनीज तो टैक्स पे करती नहीं है, उनके ऊपर जो है अभी बहुत बड़ा पहाड़ आके गिरा था, तो वो तो हम लोग अलग से पढ़ चुके हैं। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, AGR, ठीक है। ये क्या है आप लोग बताइएगा, अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो चलिए कमेंट बॉक्स में रिवीजन कर लीजिए, AGR बताइएगा क्या है। और साथ ही साथ क्या है कि अगर हमारी जो टेलीकॉम सेक्टर्स है जो कि एक जेन्युइन आपकी कंपनीज़ है वो यहाँ पे नहीं पे करती है टैक्स, तो ऐसे सीधी जो कंपनीज़ है वो कैसे पे करेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को जो है कम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। डेटा की अगर बात करें तो चैलेंज है कि किस तरीके से जो वैल्यू क्रिएट हो रहा है, जनरेशन ऑफ डेटा है डिजिटल प्रोडक्ट और सर्विस से, तो इसको कैसे हम लोग एस्टिमेट करें, कैसे इसको जो है प्रोटेक्ट करें। साथ ही यहाँ पे आपका कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे और एट्रीब्यूट करेंगे जो इंडिया के ऑपरेशन में प्रॉफिट हो रहा है। ये सारी टेक्नोलॉजी फर्म, यानी कि ये जो जितनी भी कंपनीज़ है वो हमारी कंट्री में जो है इस तरीके से व्यापार कर रही है, अपना ट्रेड कर रही है, अपना सेल्स कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उससे हमारे इंडियंस को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ये कैसे हम लोग एस्टिमेट करेंगे। नेक्स्ट है कि कंप्लाइंस, यानी कि पहले जो लिवाई किया जाता था एडवर्टाइजिंग वगैरह में किया जाता था, लेकिन अब क्या है कि फॉरेन ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो है ना अब उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि इंडिया के साथ वो कंप्लाइंस करे, यानी कि इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन के साथ वो चले, जिससे कि पोटेंशियल चैलेंज जो है ना वो रेज हो जाती है। साथ ही पॉसिबल लीगल चैलेंजेस हैं, कानून की हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत है, एक तो कानून है नहीं डेटा प्रोटेक्शन में, कानून है नहीं डेटा को सेव करने के लिए, दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे कानून के तहत चलेंगे तो भाई केसेस को सॉल्व होने में ना 10 से 20 साल भी लग सकते हैं, आदमी जो है ना एडल्ट से जो है बुढ़ापे वाले एज में पहुंच जाती है। तो ये तो लीगल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। साथ ही चांस है लीगल चैलेंजेस का, वो भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी में, जो कि प्रोविजंस यहाँ पे क्या है नॉन रेसिडेंट से, वो भी नॉन रेसिडेंट ट्रांजेक्शंस जो कि इंडिया के डेटा को यूज़ कर रही है, तो ये बहुत ही बड़ा एक लोचा वाला सीन है यहाँ पर, ठीक है। तो लीगल चैलेंजेस तो हमारे कंट्री में भर भर के हैं। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि जो एक्सपर्ट्स है वो यहाँ पर डिजिटल इकोसिस्टम को ट्रैक कर रहे हैं, और वो एग्रीड है कि कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल टैक्स कोड होना चाहिए जो कि कॉन्सिस्टेंट हो
इंटरनेशनली, और वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का एक सॉल्यूशन निकल जाए। यानी कि ऐसा हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए कि जो बस शॉर्ट टर्म के लिए हो, एक लंबे समय तक के लिए एक सॉल्यूशन निकल जाए जो कि हम लोग डिजिटल इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से टैकल कर सके। आज की डेट में हम लोग जो है लॉकडाउन है, घर पे बैठे हैं, लेकिन डिजिटल इकोसिस्टम हमारे कंट्री में उतने अच्छे से स्मूथली नहीं चल पा रही है। वही चीज़ चाइना में क्या था कि कंप्लीटली लॉकडाउन था और हर एक काम डिजिटली हो रहा था, हर एक काम ई कॉमर्स के थ्रू हो रहा था। तो वहाँ पे सारे लोग जो है टैकल कर पाए, वहाँ पे सारा प्रोविज़न भी है। हमारे यहाँ प्रोविज़न नहीं है तो हम वो काम नहीं कर पाए। तो आज की डेट में हमारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो इस तरीके का इकोसिस्टम लेने में, शेप में लाने में कंटिन्यूस जो मल्टी स्टेक होल्डर इंगेजमेंट है वो यहाँ पे जो है इनकम्पास करेगी गवर्नमेंट के साथ, साथ ही साथ कंपनीज जो है उनको भी यहाँ पे अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहा जा रहा है, यानी कि इस तरीके के इकोसिस्टम में शेप में लाने में गवर्नमेंट ही खाली यहाँ पे काम नहीं करेगी, यहाँ पे हमारी कंपनीज़ को भी इंगेज में करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स है उनको भी यहाँ पे लाना होगा, जिससे कि हम लोग एक बेटर यहाँ पे डिजिटल इकोसिस्टम जो है बना सके। तो यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें कि ये दिया गया है कि ग्लोबल सिनेरियो देखते हैं, क्या हम लोग ऐसे पहले कंट्री है जो कि इस तरीके का टैक्स लाने की बात करें और इस तरीके की डिजिटल इकॉनमी को और ज़्यादा स्मूथ और रिलेबल बनाने की कोशिश करें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बहुत कम चीज़ है जिसमें कि हम लोग फर्स्ट हुए, बाकी ये सारी जो आइडियाज़ है ना, जो खतरनाक आइडियाज़ है, वो सारी आइडियाज़ हम लोग दूसरे कंट्री से चोरी करते हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या है, टैक्स जो टर्नओवर टैक्स है उसको यहाँ पे डिजिटल सर्विस टैक्स कहा जाता है, जो कि आपका प्रपोज किया गया है और इसको लगाया जाता है इनकम ऑफ लार्ज मल्टीनेशनल, जो आपका मल्टीनेशनल जो प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजिंग स्पेस है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा कलेक्टेड हो रही है यूज़र्स के लिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है यहाँ पे डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया जा रहा है। यानी कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी है, तो एमएनसी जो है अगर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दे रही है उसके लिए यहाँ पे उनको टैक्स देना पड़ता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो व्यापार कर रही है उनके लिए टैक्स देना पड़ता है। अगर वो यहाँ पे ट्रांसमिशन कर रही है डेटा का, जो भी यूज़र्स के थ्रू वो कलेक्ट करते हैं, तो उनके लिए भी इनको टैक्स देना पड़ता है। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोविजन है जिसको यहाँ पे डिजिटल सर्विस टैक्स कहा जा रहा है। व्हाट अबाउट न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड में क्या है कि इसको अमेजॉन टैक्स कहा जाता है, जो कि ये प्रपोज किया गया है टैक्स बुक्स में और गुड्स में, जो कि अगर ऑनलाइन बाय कर रहे हो, यानी कि ऑनलाइन अगर आप खरीद रहे हो तो इसमें टैक्स बुक्स में और गुड्स में जो है यहाँ पे अमेजॉन टैक्स देना पड़ता है। युगांडा की बात करें तो सोशल मीडिया पे टैक्स है, जहाँ पे व्हाट्सएप के यूज़र्स को टैक्स देना पड़ता है, ट्विटर के यूज़र्स को, फेसबुक के यूज़र्स को, उनको यहाँ पे पे करना होता है। इट मीन्स आप लोग समझ रहे हो कि हम लोग कितने अच्छे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे व्हाट्सएप फ्री में बस इंस्टॉल किए, हो गया, बस इंटरनेट का पैसा डाले और बस अपना जो है काम बन गया। ट्विटर फेसबुक आप लोग एकदम फ्री में मस्त एकदम इस्तेमाल करते हो, 24 घंटा में से 23.5 घंटा जो है सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप ट्विटर इस्तेमाल करते हो, है कि नहीं? देखते हो कितना फ्री का फ़ायदा उठ रहा है हमारे यहाँ। OECD की बात करूँ तो OECD में क्या है कि यहाँ पे एक्शन प्लान 1 जो है उसको कंसीडर किया जा रहा है, जिसको यहाँ पे एड्रेसिंग द टैक्स चैलेंज ऑफ डिजिटल इकॉनमी कहा जाता है। और ये बेस इरोजन और जो प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट है इसी का ये पार्ट है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है OECD, इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन डेवलपमेंट है, तो इसी की यहाँ पे बात की जा रही है। फ्रांस की बात करें तो वो भी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रही है टैक्स, वो भी लार्ज टेक्नोलॉजी आपकी कंपनीज़ में, और जिसका कि यहाँ पे एनुअल ग्लोबल रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, जिसको यहाँ पे गाफा टैक्स भी कहा जाता है। तो गाफा टैक्स ये पूछ लिया जा सकता है कि ये किस किस के ऊपर लगाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये न्यूज़ में थी, स्टार मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो गाफा में ही आपको देखने को मिलेगा G फॉर गूगल, A फॉर एप्पल, F फॉर फेसबुक एंड A फॉर अगेन अमेजॉन। तो गाफा टैक्स लगाया जा रहा है, और गाफा टैक्स किन के द्वारा लगाया जा रहा है? फ्रांस के द्वारा। तो बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे इंप्रेस हुए हैं ना, ये गाफा टैक्स से ही इंप्रेस हुए हैं, और गाफा टैक्स को ही देखते हुए हम लोग इस तरीके का जो है ना अपनी कंट्री में एक नया नाम दे दिया, और ये क्या है? इक्वलाइजेशन लिवाई, ठीक है। तो बहुत हाईटेक लग रहा है, बहुत हाई फाई लगना भी चाहिए, दूसरे कंट्री भी हमारे कंट्री की पढ़े कि हम लोग किस तरीके का इनोवेशन कर रहे हैं, तो उनको भी लगना चाहिए कि हाँ भाई नाम तो बहुत धांसू दिया है कि नहीं। तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020। ऐसा कानून है, नाम ही इतना भारी भरकम है कि सांस लेना पड़ता है। पार्लियामेंट ने यहाँ पे पास करी है डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास, यानी कि बहुत ज़्यादा विवाद है डायरेक्ट टैक्स में, बहुत सारे लोग जो है चोरी करते हैं, तो अब विश्वास में यहाँ लेकर आना है। देखते हैं इसकी की प्रोविज़न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्स एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट आपकी, और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ये आपकी कहूँगी कि इकॉनमी का एक पार्ट है। टैक्स समझ लिया ना तो आधा तो काम आपका इकॉनमी में ऐसे ही बन गया। की फीचर्स देखते हैं इस एक्ट की क्या है। सबसे पहले कि इस एक्ट में एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है टैक्स पेयर को
कि वो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स जो डिस्प्यूट है उसको सेटल करें, और जितनी भी ड्यूज़ है उनका, यानी कि पहले का जो वो नहीं पे किए तो ड्यूज़ टैक्सेस को वो पे करें, और वो कंप्लीट वेवर, यानी कि उसमें इंटरेस्ट भी नहीं उनको देना है, ना ही उनको पेनल्टी मिले देना है, ना ही उनको इंटरेस्ट मिलेगा, ना ही उनको यहाँ पे पेनल्टी वगैरह, टिल 30 जून, यानी कि 30 जून तक। पहले 31 मार्च था, लेकिन ये कोविड लॉकडाउन के कारण जो है ये बढ़ा दिया गया है। तो ये जो आपका डायरेक्ट टैक्स का भी पेमेंट का टाइम जो है ये भी आपका 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ तक आप लोग समझिए कि ये क्या है कि आपको यहाँ पे जो भी आपका टैक्स है, ड्यूज़ जो रह गया है टैक्स का पहले का भी, प्लीज़ उसको पे कर दीजिए बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी पेनल्टी के। तो ये आपका है विवाद से विश्वास, ठीक है। जो पहले विवाद था अब इसको विश्वास में बदलना है। ये एप्लीकेबल है सारे अपील्स में, सारे पिटीशन में जो कि टैक्स पेयर के द्वारा जो है फाइल किया गया है, साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और फॉलोइंग फोरम में, जैसे कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 31 जनवरी 2020 तक। अगर कोई भी यहाँ पे आपका जो है पिटीशन फाइल किया गया है टैक्स पेयर के द्वारा, तो वो सारे एप्लीकेबल है इस तरीके का टैक्स देने के लिए। साथ ही यहाँ पे पेंडिंग अपील जो भी यहाँ पे आपका डिस्प्यूटेड टैक्स के अगेंस्ट में है, इंटरेस्ट और पेनल्टी के अगेंस्ट में है, तो वो भी है। इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, यानी कि डिस्प्यूटेड टैक्स हो जाती है कि जैसे आपका जो है आपको नहीं लगता कि इतना टैक्स श्रेणी में आ रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे जो है कभी कभी प्रॉब्लम भी होता है कि आपने टैक्स पे कर दी, लेकिन उसका क्या होता है ना कि आपको जो होता है ना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं मिला, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है पिटीशन फाइल किया जाता है। तो इसको डिस्प्यूटेड टैक्स के टर्म में आप लोग कह सकते हो। टैक्स पेयर को यहाँ पे अलाउ है कि कंप्लीट वेवर दिया जाएगा, यानी कि अगर डिस्प्यूटेड टैक्स हो गया, आपको अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं मिला, या फिर किसी और भी तरीके का अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई टैक्स को लेकर, तो यहाँ पे क्या कि आपको इंटरेस्ट का छुटकारा है, आपका पेनल्टी का छुटकारा है, और इंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट अप टू 30 जून 2020 तक आपको फिलअप करना है। और अगर उसके बाद क्या होगा ना कि ये आपका 10% डिस्प्यूटेड टैक्स के बाद जो है ये बढ़ जाएगा, यानी कि मान लीजिए कि आपको 30 रुपीज़ टैक्स देना है और आपने 30 जून तक नहीं कायदे से यहाँ पे फिलअप किया और नहीं कायदे से आपने जो है टैक्स को भरा, तो इसके बाद क्या होगा कि 10% आपका जो है ना यहाँ पे बढ़ते जाएगा टैक्स। तो आपको टैक्स तो यहाँ पे देना ही है, साथ ही उसके 10% और भी आपको पे करना होगा। तो एक बार यहाँ पे देखिए, जहाँ पे टैक्स अरियर्स जो है वो रिलेटेड है डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट और पेनल्टी ओनली, ठीक है। जो भी टैक्स है वो सिर्फ आपका अगर यहाँ पे रिलेटेड है किसी भी तरीके का इंटरेस्ट को लेकर या फिर पेनल्टी को लेकर, तो सिर्फ 25% ऑफ जो डिस्प्यूटेड पेनल्टी और जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे किया जाएगा। और अगर पेमेंट यहाँ पे 30 जून 2020 तक हो गया और बियॉन्ड चला गया, तो फिर ये इन्हांस हो जाएगा 30%। यानी कि दो तरीके का टैक्स है, एक तो डिस्प्यूट टैक्स होता है कि आपने जो है आपको रिटर्न वगैरह नहीं मिला, दूसरा है कि इंटरेस्ट को लेकर और पेनल्टी को लेकर अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे 25% तक आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आपने 30 जून तक नहीं भरा तो ये आपका बढ़ के कितना हो जाएगा, 30% तक आपको जो है यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों आपका 30% तक देना पड़ेगा। तो ये दोनों प्रोविजन ध्यान रखिएगा। एक बार डिस्प्यूट सेटलमेंट हो गया इस एक्ट के थ्रू, तो टैक्स पेयर जो है ना इस तरीके की उनको छुटकारा मिलेगा। क्या क्या है, इस तरीके के केसेस जो है ना फिर से रीओपन नहीं हो पाएगा कोई भी तरीके की प्रोसीडिंग में। साथ ही अगर इस स्कीम को ऑप्ट करोगे तो ये शैल नॉट अमाउंट टू कंसीडिंग द टैक्स पोजीशन, यानी कि टैक्स पोजीशन को यहाँ पे कंसीड नहीं किया जाएगा, और टैक्स अथॉरिटी को जो कि यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते कि टैक्स पेयर जो है वो इस डिसीजन को कंसीड कर रहे हैं, यानी कि डिस्प्यूटेड इश्यूज को फिर यहाँ पे निकाल कर लेकर आ रहे हैं। तो एक बार डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट अगर सेटल हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में दोबारा बात नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। डिस्प्यूट नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट, कौन कौन सी ऐसी डिस्प्यूट है जिसको इस कानून के तहत नहीं कवर किया गया है। जहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो है इनिशिएट किया गया है डिक्लेरेशन इज फाइल्ड के बिफोर, यानी कि जो आपका डिक्लेरेशन अगर आपने फिल करी है उसके पहले ही अगर आपका प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया तो ये डिस्प्यूट नहीं आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि विच इन्वॉल्व पर्सन जो कि कॉन्विक्टेड है और यहाँ पे प्रोसिक्यूट किए गए हैं कोई भी अपराध जो कि कानून के तहत है। अगर किसी भी इंसान के ऊपर इंडियन पीनल कोड का अगर कोई भी यहाँ पे सेक्शन लगा है और उनको सिविल लिएबिलिटीज़ उनके ऊपर लगी है तो उन सारे लोगों को यहाँ पे डिस्प्यूट के अंदर नहीं रखा जाएगा। साथ ही अगर अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम और एसेट अगर इन्वॉल्व है तो यहाँ पे भी डिस्प्यूट इसको नहीं कहा जाएगा। तो ये 3 केसेस हैं जहाँ पे प्रोसिक्यूशन अगर आपने डिक्लेरेशन फाइल नहीं करी उससे पहले आपके ऊपर जो है ये प्रोसिक्यूशन चलने लगा तो ये आपका डिस्प्यूट के अंदर नहीं आएगा। सेकंड थिंग है कि आपको आईपीसी का अगर कोई भी धारा लगा है तो इसको हम लोग जो है डिस्प्यूट के अंदर नहीं डालेंगे। थर्ड है कि अगर आपने जो है अनडिस्क्लोज करी है, यानी कि बाहर से जाके आपने जो है बहुत ज़्यादा धन कमा के लाए हो, आपके पास एसेट बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे सरकार को नहीं पता है, तो ये भी आपके डिस्प्यूट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है इस एक्ट का। सबसे पहला क्या है कि जो भी डिस्प्यूट है ना उसका यहाँ पे फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन होगा। इस एक्ट के थ्रू लगाया जा रहा है कि 90% तक जो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। इट मीन्स कि 4.83 लाख डायरेक्ट टैक्सेस केस है, यानी कि जिसका यहाँ पे रुपीज़ आप देख सकते हो कि 9.32 लाख करोड़ है जो कि गवर्नमेंट के पास आएगी।
तो ये जो है ना रिजॉल्व हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो शॉर्टफॉल देखने को मिलता है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में, तो ये भी आपका जो है ख़त्म हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे टाइम भी बचेगी, एनर्जी बचेगी और रिसोर्सेज भी बचेगी, और गवर्नमेंट को भी यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है सही तरीके से टैक्सेस का पैसा आते रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी कानून है। विवाद से विश्वास, याद रखिएगा। आते हैं फुल्ली एक्सेसिबल रूट फॉर जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एक एक चीज़ देखेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, आपको यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर भी पता चलेगा। पहले समझते हैं न्यूज़ में क्यों है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक सेपरेट चैनल रखी है जिसको फुल्ली एक्सेसिबल रूट कहा जा रहा है। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा कि फुल्ली एक्सेसिबल रूट फॉलोइंग में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि अच्छे से यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट इसको डिस्क्राइब कर रही है। तो फुल्ली एक्सेसिबल रूट, आप लोग कुछ भी सोच सकते हो अगर आपको यहाँ पे स्ट्राइक नहीं किया और आपने यहाँ पे इस टॉपिक को नहीं कवर किया तो, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनती है जो कि यहाँ पे अनेबल करेगी नॉन रेसिडेंट को जो कि यहाँ पे जीसेक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है ना कि पहले ये नहीं था कि जो हमारे कंट्री के थे वही बस यहाँ पे जीसेक में इन्वेस्ट कर पाते थे। अब क्या है कि यहाँ पे ला दिया गया है फुल्ली एक्सेसिबल रूट है, जो भी चाहे वो अब जीसेक में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगी। लेकिन डिटेल समझते फुल्ली एक्सेसिबल रूट है क्या। इस रूट के अंदर क्या है कि नॉन रेसिडेंट जो इन्वेस्टर्स है अब इन्वेस्ट कर सकती है कोई भी स्पेसिफाइड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसमें, किसी भी इन्वेस्टमेंट सेलिंग के बिना, यानी कि कितना आपको इस इन्वेस्टमेंट करना है उसमें कैप वैप के नहीं होगा। साथ ही ये जो सिक्योरिटीज़ है ये नो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को इसकी लिमिट जो है ना वो भी अट्रैक्ट, दिस सिक्योरिटीज अट्रैक्ट नो एफपीआई लिमिट, यानी कि एफपीआई की जो लिमिट होती है ना उसको भी ये अट्रैक्ट नहीं करेगी। एफपीआई लिमिट इन ऑल जीसे की 6%, ये तो फैक्ट है, इसको रट्टा कर लीजिए। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो भी इसमें जो है इन्वेस्ट कर सकती है। इसके पहले अगर देखें तो इसको अनाउंस किया गया था 2021, अभी जो 2020 और 21 की जो बजट है इसमें भी इसको अनाउंस किया गया था फुल्ली एक्सेसिबल रूट। तो अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे अदर 2 मैकेनिज्म है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। सबसे पहला है मीडियम टर्म फ्रेमवर्क है जहाँ पे एफपीआई लिमिट रखा गया 6% और एसडीएल है 2%। वहीं अगर देखें यहाँ पे आपकी वॉलेंट्री रिटेंशन रूट है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को अलाउ किया गया है कि ईजियर रूल्स होंगे, यानी कि बहुत ही आसान से रूल्स होंगे जिसमें रिटर्न मिलेगा उनको, और कमिटमेंट वो करेंगे कि इन्वेस्ट करते रहेंगे लॉन्गर पीरियड के लिए। अगर ऐसी कोई कंपनीज़ है, ऐसे कोई इन्वेस्टर्स है जो कि लंबे समय तक लिए अगर हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको यहाँ पे ईजी रूल दिया जाएगा रिटर्न का। साथ ही यहाँ पे फॉरेन एफपीआई जो है ना उनको यहाँ पे इंकरेज किया जाएगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो करे, वो भी इंडियन डेट मार्केट में। तो 2 चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो 2 तरीके के आते हैं। चलिए देख लेते हैं, एफपीआई एंड एफडीआई। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस अगर आप समझना चाहते हो तो एफडीआई जो है ना ये लॉन्ग टर्म के लिए आती है और एफपीआई जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए। एफपीआई आती है हमारे यहाँ इन्वेस्ट करती है, अगर उनको फ़ायदा दिख रहा है तो वो टिक पाती है, अगर फ़ायदा नहीं दिखता तो वो निकल लेती है। ये है एफपीआई। एफडीआई को हम लोग एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए आती है उनको फ़ायदा नहीं दिखता तो भी वो टिकने का कोशिश करती है और हमारे यहाँ इनसे बेनिफिट होता है। इसलिए आप लोग देखते हो कि एफडीआई के लिए हम लोग बहुत अच्छा नॉर्म्स रखे हैं। 100% जो यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जो है अब हम लोग जो है बहुत सारे फील्ड में ओपन कर चुके हैं कि आप लोग आइए एफडीआई में जो है आराम से इन्वेस्ट कीजिए। एफपीआई में इसलिए हम लोग 100% नहीं रखते क्योंकि एफपीआई शॉर्ट टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे अगर प्रॉफिट नहीं देखी निकल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एफडीआई में भी 2 रूट होती है, एक यहाँ पे गवर्नमेंट रूट होती है और यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट होती है। ऑटोमेटिक रूट में क्या है कि गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आइए और इन्वेस्ट कीजिए। और गवर्नमेंट ये रूट में क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब अप्रूवल लेने में तो सालों बीत जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट जो है वो बहुत सारे फील्ड में ओपन कर दिया गया है। तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा। अब जीसेक के बारे में बेसिक देख लेते हैं। जीसेक जो है एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ट्रेड करने के लिए, अब तक तो आप समझ गए होंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको इशू किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसको इशू करती है। साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट की जो डेट ऑब्लिगेशंस है इसको एक्नॉलेज करने के लिए, यानी कि अगर गवर्नमेंट घाटे में जाती है, उनके पास पैसे का कमी है, जैसे कि अभी आप लोग देखते हो कि कोरोना वायरस के कारण बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिक्रीज़ हो गई है, तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जीसेक को पब्लिश करती है। इसमें जो है इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं। ठीक है, कुछ तरीके की सिक्योरिटीज़ है, या तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म है, तो जीसेक में शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म क्या क्या है, ट्रेजरी बिल जिसको हम लोग टी बिल कहते हैं, और मैच्योरिटी जो कि लेस देन 1 ईयर तक भी होता है, यानी कि यहाँ पे आपका टी बिल जो है ना डिफरेंट डेज़ का भी होता है, 91 डेज़ का, 365 डेज़ का, तो इसको हम लोग टी बिल कहते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए ये पब्लिश किया जाता है। प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो 3 टेन्योर है, 91 डेज़, 182 डेज़ और 364 डेज़। ठीक है, ये जो है ना इसको हम लोग कैश मैनेजमेंट बिल भी कहते हैं, जो कि इसकी मैच्योरिटी आप देखोगे तो 90 डेज़ भी कम है, यानी कि 3 महीने का यहाँ पे होता है। अब लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो इसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटीज़ भी। मैच्योरिटी कितना है तो 1 साल तो मिनिमम है और इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके की जीसेक होती है। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो
सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है दोनों, टी बिल भी और बॉन्ड भी और डेटेड सिक्योरिटीज़ भी, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटीज़ ही यहाँ पे इशू करती है, ठीक है। कहने के लिए अगर ऐसे आता ना कि जीसेक इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, देन दिस स्टेटमेंट इज़ राइट, ओके। लेकिन अगर ये आपका पूछा जाता है कि टी बिल जो है इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, देन दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि टी बिल जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए के तरफ से होती है, बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ बॉन्ड है और डेटेड सिक्योरिटी है, जिसको हम लोग स्टेट डेवलपमेंट लोन भी कहते हैं, एसडीएल भी कहते हैं, जो कि अभी आप लोग देखे थे ना यहाँ पे एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो ये है, इसकी आपके 2% देखने को मिलेगा, ये भी मीडियम टर्म फ्रेमवर्क में आती है। वहीं अगर बात करें जीसेक, तो ये एक कैरी करती है, इसमें कोई भी रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, इसलिए इसको रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। तो गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी पूछा गया कि किसको कहते हैं, तो इसको हम लोग जीसेक को कहते हैं। बहुत सारे मेजर प्लेयर्स है जीसेक मार्केट में, जिसमें कि कमर्शियल बैंक होती है, प्राइमरी डीलर्स है, इंश्योरेंस कंपनी है, कोऑपरेटिव बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, म्यूचुअल फंड है, प्रोविडेंट और जो पेंशन फंड है, वो सब यहाँ पे जीसेक मार्केट में इंक्लूड है। मतलब समझ सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और ट्रस्टेड है। साथ ही रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल भी है, जिनको अलाउ किया गया है कि वो नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस में वो यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि डेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ की है और ट्रेजरी बिल की भी होती है। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आते हैं लास्ट जो हमारी आज की यहाँ पे आर्टिकल है, इसको देख लेते हैं। एलएलपी सेटलमेंट स्कीम, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है जिन्होंने लॉन्च की है लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप सेटलमेंट स्कीम 2020। अगेन इसके बारे में देखते हैं। ये एलएलपी सेटलमेंट स्कीम है। सेटलमेंट कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि मेरे बीच में और प्रियंका चोपड़ा के बीच में जो है ना, ये झगड़े हो गए, ठीक है, हो गए किसी बात पे डिस्प्यूट, उनको मेरी बात पसंद नहीं आई, मेरी उनको बात नहीं पसंद नहीं आई, एक्टर है तो क्या हुआ, पसंद नहीं आती है ना, तो झगड़े हो गए मेरे उनके बीच में। तो इसमें क्या हो गया, इसको कहते हैं कि डिस्प्यूट हो गया। अब कोई तीसरी आएगी, मान लीजिए कि दीपिका पादुकोण आएगी और हम दोनों की दोस्ती को जो है ना, फिर से हम दोनों के बीच में कोई भी अगर डिस्प्यूट है तो उसको सेटलमेंट कराने की कोशिश करेगी कि नहीं भाई आप लोग जो है मान जाओ, एक सलाह मशवरा कर लो। तो इस तरीके का जो बात किया जाता है, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। सेटलमेंट स्कीम्स है जो कि वन टाइम कंडोनेशंस यहाँ पे आपका अलाउ करती है, वो भी डीले का। अगर यहाँ पे स्टैट्यूटरली आप फाइल कर रहे हो कोई भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें कि रजिस्ट्रार भी है, और यहाँ पे इम्यूनिटी भी आपको दिया जाएगा प्रोसिक्यूशन से। इट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे आपका जो लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप है, नाम में ही है, यानी कि आपको सिर्फ एक बार ऐसा दिया जाएगा, अगर डिले हो गया किसी भी तरीके का और स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का, अगर आपका यहाँ पे फाइल करने में अगर डिले हो गया, तो आपको सिर्फ एक बार चांस दिया जाएगा। और कुछ प्रोसिक्यूशन से भी, यानी कि आपके ऊपर अगर कोई भी तरीके का आरोप लगता है और कोई भी तरीके का आपके ऊपर जो है प्रोसेस चलता है, क्रिमिनल प्रोसेस, सिविल प्रोसेस, तो उससे आपको छुटकारा दिया जाएगा। ये जो स्कीम है ना, ये आपका कब से है, ये आपका आएगा 16 मार्च 2020, यानी आ चुका है, और कब तक रहेगा 13 जून 2020 तक। ये गवर्नमेंट का पार्ट है, यानी कि एफर्ट्स लगा रही कि किस तरीके से हमारे कंट्री में ईज़ ऑफ डूइंग को यहाँ पे प्रमोट कर सके। अब एलएलपी के बारे में यहाँ पे बेसिक देख लीजिए। एलएलपी जो है फ्लेक्सिबल लीगल और टैक्स एंटिटी है, जहाँ पे पार्टनर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ सेल्स से बेनिफिट ले, यानी कि एक साथ काम करके, और जो लिएबिलिटीज़ है उसको रिड्यूस करे कोई भी दूसरे पार्टनर के एक्शंस को। तो एलएलपी रजिस्टर किया गया है लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2018 के तहत। म्यूचुअल राइट और ड्यूटीज़ आप पार्टनर की देखोगे जो कि एलएलपी में है, तो ये यहाँ पे एक एग्रीमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है, जो कि पार्टनर्स के बीच में है और एलएलपी के बीच में है। एलएलपी जो है ये इसकी एग्जिस्टेंस भी कंटिन्यू रहेगी रिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स, और कोई भी पार्टनर्स यहाँ पे लिएबल नहीं है कि इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड जो एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स है उसको यहाँ पे देखा जाएगा। एलएलपी की अगर बात करें तो इसमें एलिमेंट है दोनों के, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के भी, साथ ही साथ पार्टनरशिप फर्म स्ट्रक्चर की भी, जिसको हाइब्रिड कहा जाएगा, यानी कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में। एक डिफरेंस अगर एलएलपी और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच में देखें तो ये है कि जैसे इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है किसी कंपनी की, तो ये रेगुलेट की जाती है स्टैच्यू के द्वारा, और वहीं अगर एलएलपी देखें तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है जो कि पार्टनर्स के बीच में है। तो बेसिकली बस इतना ही समझिए कि यहाँ पे सेटलमेंट स्कीम लाया गया है, वो भी यहाँ पे लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप देके, और यहाँ पे आपको लिमिटेड लिएबिलिटी दिया जाएगा, यानी कि एक टाइम आपका जो है कंडोनेशंस दिया जाएगा अगर किसी भी तरीके का डिले होता है आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को फाइल करने में। तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा बहुत बिजनेस के टर्म में यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिजनेस में यहाँ पे बढ़ोतरी हो, अच्छा हो, उसके लिए यहाँ पे आपका जो है एक
आपको लिमिटेड यहाँ पे लिएबिलिटी पार्टनरशिप करना है, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके का एग्रीमेंट भी है जिसमें कि पार्टनर भी है और साथ ही साथ एलएलपी के बीच में यहाँ पे आपको म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ भी दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स है पूरी, इसको आप लोग को ध्यान रखना है इस स्कीम के बारे में। तो गाइज़ हमारी इकॉनमी के लेसन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटी, और 2 ही टॉपिक है तो इसको भी हम लोग जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशंस है तो कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।